filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा, ये तो बात आपको पता ही है कि नवाज शरीफ जो हैं वो पहुंच गए वापस पाकिस्तान, और पाकिस्तान पहुंचते ही सबसे पहले पहुंचे लाहौर, और लाहौर पहुंचते ही सबसे पहले पहुंचे वो मीनार पाकिस्तान। अब ये तो एक दो दिन पुरानी खबरें हैं, लेकिन जो उन्होंने बोला ना वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। उन्होंने बोला क्या एग्जैक्टली वहां पे? तो दो तीन बातें बोली उन्होंने। और ऐसा कौन सा पाकिस्तानी नेता है जो जब तक एक बार कश्मीर का गाना ना गा ले तो उसका खाना हजम हो जाए रात का? तो नवाज शरीफ भी पाकिस्तानी नेता की तरह उसने कश्मीर के ऊपर एक दो बयान दाग दिए, लेकिन बोला क्या? नवाज शरीफ ने दोस्तों ये बात बोली है कि जनाब ऐसा है कि भारत के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए, और रादर उन्होंने ये बोला कि आप ऐसा नहीं कह सकते या आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपने जो नेबर हैं उनके साथ आपकी बने ना, नेबर के साथ आपकी बने ना, और दुनिया भर से आप दोस्ती करने को चले हैं। तो लेकिन पाकिस्तान के अगर परिप्रेक्ष्य में दोस्तों हम ये बात देखें तो बड़ी फनी सी, बड़ी अजीब सी, बड़ी जिसको कहते हैं ना कि एक बड़ी आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, वेरी फनी सॉर्ट ऑफ थिंग विच इज हैपनिंग इन पाकिस्तान की। देखिए, इनके नेबर से नहीं बनती वो बात तो ठीक है, भारत से नहीं बनती, ईरान से नहीं बनती, अफगानिस्तान तो खून बहाता रहता है, चीनियों के उन्होंने पैसे लूट लिए, इनकी दुनिया से भी नहीं बनती, राइट? क्योंकि दुनिया से लोग भीख मांगते हैं, तो दुनिया से भी नहीं बनती। और नवाज शरीफ ये कह रहा है कि जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की, वो एक इंडिपेंडेंट यानी कि आजाद फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, जिसके बारे में मेरा ये कहना है कि जिस मुल्क को खाना खाने के लिए पैसे मांगने पड़े, जिस मुल्क को कुछ भी काम करना, को सड़क बनाने के लिए पैसे मांगने पड़े, जिस मुल्क को एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी बनानी है, एक ब्रिज बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है, उसके लिए उसको अगर कर्ज की जरूरत पड़े तो उसकी फॉरेन पॉलिसी आजाद कैसे हो सकती है? आप खुद ही सोचिएगा मेरी बात। अगर आपको हर चीज के लिए मांगना है तो जिससे आप मांग रहे हैं क्या वो अपनी शर्तें नहीं रखेगा? ये बात। तीसरी चीज उन्होंने एक ऐसी बात बोली जिससे मुझे हंसी आ गई। उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा नहीं होता 1971 में, दोस्तों आपको पता ही ये बात है, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान अब बन गया है बांग्लादेश। 1971 16 दिसंबर के बाद ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश, और वेस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तानी कहते हैं। खैर, अगर ये दोनों मुल्क एक जैसे होते और एक साथ मिले होते और इनमें बंटवारा नहीं हुआ था तो क्या होता कि बीच में जो इंडिया की जगह है वहां पे एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनती, विच वुड हैव कनेक्टेड ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। ये एक नवाज शरीफ साहब ने एक फेंक दिया लोगों के सामने कि चूरन है, इसको चबाओ। अच्छा, ये बात भी मुझे समझ में नहीं आई। जो आप ये कह लीजिए ना कि जो ईस्ट पाकिस्तान है, जो अभी बांग्लादेश है, वो तो बनाता है दुनिया भर में, वो टेक्सटाइल में उसकी लीडरशिप है, जूट के मामले में उसकी लीडरशिप है, और भी उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। वेस्ट पाकिस्तान कुछ बनाता नहीं है। जो वेस्ट पाकिस्तानी लोग हैं, जो आज पाकिस्तान है पूरा मुकम्मल, वो पाकिस्तान वाले लोग क्या बनाते हैं? ठीक है, वो पाकिस्तानी लोग बिरयानी, कोरमा और आतंकवाद के अलावा और है क्या उनके पास? देयर इज नथिंग एल्स इन दैट कंट्री। तो ये कहना कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बनती, ये सब, ये देखिए, ये सब पाकिस्तानी कौम को बरगलाना, उनके सामने झूठ बोलने वाली बात है कि नवाज शरीफ आ गया है, चलो मैं तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाऊं। ईरान का एक ग्रुप है, फौजी ग्रुप है, जिसका नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर, IRGC। दोस्तों, ईरान में सबसे इन्फ्लुएंशियल जो ईरान की फौज के हैं, इसी में लोग रहते हैं। ये लोग पॉलिसी डिसाइड करते हैं, ये टॉप मैन को रिपोर्ट करते हैं, जो हेड ऑफ स्टेट है ईरान का, उनको रिपोर्ट करते हैं, और इनके ऊपर ज़्यादा फंड्स खर्च किए जाते हैं। इनके पास ये फौज, जिसको कहते हैं ना आर्मी विद इन एन आर्मी, जो कहते हैं फौज के अंदर एक फौज, वो दर्जा है इनका। इनके पास अपना इंटेलिजेंस एपरेटस है। ये पूरी एक मुकम्मल फौज है ईरानियन आर्मी के अंदर। इसका नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर। ठीक है, उनका जो नंबर 2 है, जो डेप्टी है उनका, उसने धमकी दी है इजराइल को। और उसने क्या धमकी दी इजराइल को? उसने इजराइल को धमकी देते हुए यह बोला है कि जो तुम्हारा हाइफा पोर्ट है ना, हाइफा पोर्ट, हमें उसके ऊपर अटैक कर देंगे। मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान और ईरान बिल्कुल एक जैसे हैं। इनकी जबान बहुत लंबी है लेकिन इनकी लाठी बहुत छोटी है। ईरान ने आज तक किसके ऊपर अटैक कराया?
ईरान मशहूर है दहशतगर्दों को पालने के लिए, उनको पैसा देने के लिए और उनको भेजने के लिए। बस ईरान ने कौन सी ऐसी फतह हासिल कर ली? मैंने तो ईरान का इतिहास पढ़ा है और कम से कम पिछले 50-60 साल में तो ईरान ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। लंबी लंबी जो फेंक रहा है ईरान के सिर्फ बस का ये है कि हमास को पैसा दे दिया, इसके बस का ये है हिजबुल्लाह को पैसा दे दिया, दैट्स इट। उनसे बोला तुम सुसाइड बॉम्बर बन जाओ, उनसे बोला भाई तुम अटैक कर दो, तुम इसके ऊपर मिसाइल मार दो, खुद कुछ काम नहीं करता ईरान। धमकियां देना लोगों को और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। और वैसे भी हाइफा पोर्ट बिलोंग्स टू इंडिया, इजराइल में है, लेकिन इंडियंस वो अडानी ग्रुप ने खरीद रखा है। तो ये भी होना चाहिए समझ इतनी ईरान को कि अगर आप हाइफा पे अटैक करेंगे, इसका मतलब भारत के साथ जो आपके रिश्ते हैं वो अचानक बहुत खराब हो जाएंगे। तो ईरान को ये भी थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ ईरान बात करे। मुझे लगता है इमेच्योर लोग हैं ये, जो उसके द मैड मौलानाज ऑफ तेहरान, मैं उनको कहता हूं, जो पागल इनके मौलवी हैं, मौलाना हैं जो ईरान में बैठे हुए हैं, अजीब व गरीब जो हरकतें करते हैं, इनका बस सिर्फ 16, 17, 18, 21 साल की लड़कियों पर चलता है कि तुमने हिजाब नहीं पहना तो उसको पिटवा दिया, एक मर गई बेचारी, एक कोमा में थी वो भी अब खत्म हो गई, ऐसा सुनने में आ रहा है। ये लोग सिर्फ उतना ही कर सकते हैं। इसके आगे अगर हम सोचें कि बड़े बहादुर लोग हैं और ये करते हैं, नहीं, सिर्फ इनके तरानों में बहादुर हैं, अपने गानों में बहादुर हैं, अपनी कहानियों में बहादुर हैं, लेकिन अमल में बहादुर ईरानी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कोई तीर मारा है पिछले कुछ दशक में, पिछले कुछ डेकेड्स में। दोस्तों, शिन बेथ जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की, उसने ग्रुप बनाया है। दोस्तों, उस ग्रुप के बारे में बताने से पहले मैं जरा आपको यह बता दूं कि इजराइल की खुफिया एजेंसीज कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, 3 मुख्य तौर से ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। नंबर 1 अमान। अमान है इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस, जैसे कि भारतीय सेना, इंडियन आर्मी में जैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस है, जो आर्मी का अपना एक जासूसी तंत्र होता है, खुफिया तंत्र होता है, दैट इज कॉल्ड मिलिट्री इंटेलिजेंस, MI। तो MI, इजराइल का जो MI है उसका नाम है अमान। फिर हम आते हैं दूसरे नंबर पे, उनका जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको कहते हैं शिन बेथ। शिन बेथ हमारा ऐसा है जैसे कि भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो कह लीजिए, NIA कह लीजिए, उस प्रकार का एक शिन बेथ है। और तीसरा जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी, उस फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम आपने सुना ही होगा, मशहूर मोसाद। मोसाद वैसे है जैसे भारत में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, रॉ। तो दोस्तों, ये जो चीजें हैं पूरी ना, ये इजराइल को प्रोटेक्ट करती हैं, इजराइल के बारे में खुफिया जानकारी, दुश्मन के बारे में खुफिया जानकारी, कहां से थ्रेट है, ये सब करती हैं। शिन बेथ जो उनकी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, शिन बेथ ने एक ग्रुप बनाया है दोस्तों, एक छोटा सा ग्रुप। वो ग्रुप है क्या? वो ग्रुप ऐसा है कि उसके अंदर कमांडोज हैं फौज के, और उसके अंदर रिसर्च करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले एक टीम बनाई है। और उन टीम्स को, ये जो एक टीम है इसकी, जो शिन बेथ ने बनाई है दोस्तों, टीम को एक लिस्ट दी है। ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट जो है, ये लिस्ट है, आप इसको किल लिस्ट कह सकते हैं, एक किस्म की किल लिस्ट है। और ये किल लिस्ट क्या है? इसमें हमास के लीडरशिप के नाम लिखे हुए हैं, पूरे हमास के लीडरशिप के नाम है। और ये जो लीडरशिप के नाम है, इन्होंने, इजराइल की जो गवर्नमेंट है, बेंजामिन नेतन्याहू ने इनको हुक्म दिया है कि एक एक करके इनको साफ करो। इजराइल ने एक्चुअली ये कर दिया है, ग्रुप बना दिया है और उनको टारगेट दे दिया है कि 5, 10, 15, 20, 25 जितने भी लोग हैं, टॉप हमास के लोग, इनको ढूंढो कहां छुपे हुए हैं, और जहां पर भी छुपे हुए हैं ढूंढो और इनको खत्म करो। इनसे बातचीत नहीं करनी, बस इनका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दो। सबसे पहले आपको एक डॉक्टर तौफीक हमीद हैं, बड़े मशहूर, मिस्र के रहने वाले हैं, इजिप्ट के रहने वाले हैं, लेकिन दुनिया भर में घूमते हैं, एजुकेशन से इनका ताल्लुक है, एकेडमिशियन हैं, बहुत बड़े थिंकर हैं, और इनकी बातों को बड़ी इज्जत दी जाती है। डॉक्टर तौफीक ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है इजराइल और फिलिस्तीन का, ये मामला जो है, ये इट इज नॉट समथिंग टू डू विद लैंड। ये कह रहे हैं कि इसका जमीन से कोई ताल्लुक है ही नहीं। ये कह रहे हैं कि इसका ताल्लुक सीधा सीधा मजहब से है। आपने सुना उन्होंने क्या बोला? उन्होंने आगे चल के ये भी बोला कि जनाब, अगर कल इजराइल के जितने भी यहूदी ये कह दें कि हम इस्लाम को अपना लेते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं अपने आप को इनटू मुस्लिम्स, ये पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा। यही बात मैं भी कहता चला आया हूं, काफी टाइम से मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि डॉक्टर तौफीक मुस्लिम हैं, वो कहते हैं, तो उनकी बात में वजन है। अगर मैं कहता हूं तो मेरे ऊपर फिर इस्लामोफोबिया का ठप्पा लग जाएगा।
और फिर लोग बोलेंगे कि मेजर साहब आप तो कम्युनल बात कर, कम्युनल बात नहीं कर रहा। अलीगढ़ में जब नारे लगते हैं ना कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब क्या है? ये नारे किसके लिए लगे? हमास के लिए लगे। ये नारे फिलिस्तीन के लिए लगे। किसी ने एनालाइज नहीं करा कि हम फिलिस्तीन के लिए इस वजह से हैं, हमारा कारण ये है, ये लॉजिकल कारण है नहीं। आप देखिए कैपिटल हिल में डॉक्टर सुलेमान है एक और, वो कहते हैं कि आवर हार्ट्स बीट फॉर पैलेस्टीन, और वहां पे पूरे जुम्मे की नमाज उन्होंने कैपिटल हिल के ग्राउंड्स पे करी, हजारों लोगों की तादाद थी वहां पे। और उसके बाद जुम्मे की नमाज एक तो आपने खुले मैदान में करी। मैं इससे अग्री नहीं करता, इसलिए अग्री नहीं करता दोस्तों, क्योंकि क्या ये काम आप सऊदी अरब में कर सकते हैं? इस्लाम का तो गढ़ है सऊदी अरब। सऊदी अरब में मक्का और मदीना है, हरमैन शरीफ है, सब कुछ सऊदी अरब में है। इस्लाम ने वहीं पे जन्म लिया, प्रॉफिट मोहम्मद ने वहीं पे जन्म लिया। क्या आप सऊदी अरब की सड़कों पे इस तरीके से ओपनली आप खुले में नमाज पढ़ सकते हैं? जेल में डाल देंगे। क्या आप यूएई में कर सकते हैं? आप कहीं पर भी मिडिल ईस्ट में, मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे शेख हैं, जहां पे आयरन डिसिप्लिन है, आप करके दिखाइए। तो ये सारी की सारी जो पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है विदेशों में होती है, जहां का लॉ अलाउ करता है, जहां पे थोड़ी सी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब है ना, तो वहां पे ये सब चीजें होती हैं। और फिर आपने जुम्मे की नमाज खुले में पढ़ी, चलिए पढ़ ली। उसके बाद आपने क्या करा? आपने उसको एक फिलिस्तीन के सपोर्ट में रैली बनाया। यू सी, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं दोस्तों, आप समझिए डॉक्टर तौफीक का बयान, आप पीछे जाइए वीडियो के, दोबारा तौफीक साहब का बयान सुनिए और वो कह रहे हैं। दिस इंटायर कन्फ्लिक्ट इज अबाउट रिलीजन, इट इज नॉट अबाउट कि पील कमीशन की रिपोर्ट क्या थी, या ऑस्लो अकॉर्ड्स क्या थे, या 67 की वॉर में क्या हुआ, 6 डे वॉर में, या फिर 1973 यौम किपुर में क्या हुआ, 2005 में इजराइल ने पूरी जमीन खाली करने की बात करी, फिर 2007 में दोबारा ऑक्यूपाई, ये सब छोड़ दीजिए ना। ये सब जो है ना दोस्तों, ये सब स्क्रीन सेवर है, ये सब छोड़ दीजिए। ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट है। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल डिस्प्यूट, दिस इज अ रिलीजियस वॉर दैट इजराइल इज फेसिंग। आप जितनी जल्दी ये बात समझ लें, उतनी जल्दी आपका और मेरा भला होगा, इस दुनिया का भला होगा। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये चीज आपको लोग बताएंगे। दिस इज अ रिलीजियस वॉर, द बेसिस ऑफ दिस attack on Jews is religion, it's nothing else, it has nothing to do with logic, it has nothing to do। और मैंने पूरा इतिहास पढ़ा है इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट का, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इट इज अ रिलीजियस वॉर, ठीक है ना। और यही बात डॉक्टर तौफीक भी कह रहे हैं, और यही बात आप किसी से भी सुन लीजिए, वो आपको यही बात बोलेंगे। हर जगह यही नारे हैं, भारत में यही नारे हैं, पाकिस्तान में यही नारे हैं। आप इजिप्ट में जाइए, आप पूछिए कि आप उनको सपोर्ट क्यों करते? जी उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। पहला ये आपको ये चूरन खिलाया जाएगा कि उनके ऊपर, फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ठीक है, उनकी जमीन घेर ली गई। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको कैसा लगेगा जब आपके घर से आपको कोई निकाल देगा? जाहिर सी बात है, बुरा लगेगा मुझे। फिर आप सवाल पूछिएगा कि साहब एक बात बताइए, जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करा और यूक्रेन की जमीन घेर ली, तब क्या जुम्मे की नमाज के बाद आप लोग सड़क पे आए थे और आपने बोला था कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं? अगर आप तब नहीं आए तो अब क्यों आ रहे हैं? तब आपको पता लगेगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत है, मैं यहां पे कोई मॉरल लेक्चर देने के लिए नहीं आया दोस्तों, मैं यहां पे कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो सच है सच बोलना चाहिए, अच्छा लगे बुरा लगे वो बात की बात है, ठीक है। और अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगे तो माजरत, लेकिन यही सच है। जो भी सपोर्ट कर रहे हैं वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज यू नो इट इज डिक्टेटेड बाय फेथ। जब ये कहते हैं फिलिस्तीनी, आप जरा इसके ऊपर भी जरा गूगल पे जाइए और देखिए जरा। आई वॉन्ट यू टू गो टू गूगल एंड टेक अ लुक। फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री। ये रिवर कहां है और सी कहां है? जरा मैप लगाइए ना, बताइए कौन सा रिवर है कौन सा सी है। जो पैलेस्टीनियंस नारा लगाते हैं, दुनिया भर में लोग नारा लगाते हैं, नॉट ओनली पैलेस्टीनियंस, रेडिकल इस्लामिस्ट हर जगह नारा लगाते हैं, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री। बेसिकली ये कह रहे हैं कि इजराइल शुड सीज टू एग्जिस्ट, यहूदी या तो कन्वर्ट हो जाएं या मर जाएं, यही चाहते हैं। आपको याद है जो 1990 में नारा कश्मीरी पंडितों के सामने लगाया गया था, रलिव गलिव चलिव, है ना, इधर यू कन्वर्ट, यू लीव और यू डाई। किसी भी कश्मीरी पंडित से पूछिएगा
रलिफ गलिफ चलिफ का क्या मतलब है, कश्मीरी पंडित आपको बता देगा। वही स्टोरी है यहाँ पे, वही स्टोरी है रेडिकलाइजेशन की, वही स्टोरी है रिलीजियस हेट्रेड की। जो कश्मीर में हुआ था वही फिलिस्तीन में पत्थरबाजी होती थी, वही पत्थरबाजी इंपोर्ट करके कश्मीर में होने लगी। मैं भी जब जम्मू और कश्मीर में था, जब मैं आर्मी में पोस्टेड था, हमने तो कभी नहीं देखी पत्थरबाजी। ये पत्थरबाजी वहां से इंपोर्ट करी गई है। ये कॉन्सेप्ट पत्थरबाजी का, ये छोटे छोटे बच्चों को सामने लाना, उनको जानबूझ के गोली पड़वाना, पैलेट पड़वाना, फिर नन्ही लाशों को अपने कंधे पे ले जाना और बोलना कि ये नन्हा शहीद है, ये कहां से आया? कश्मीर में कभी ऐसा नहीं होता था। ये सब फिलिस्तीन से इंपोर्टेड है दोस्तों। ये विक्टिमहुड का नैरेटिव हमारे साथ बुरा हुआ है लगातार, जिसको कहते हैं ना कि प्रोजेक्शन ऑफ विक्टिमाइजेशन, कि भाई हमारे साथ बुरा हुआ है, दुनिया भर के सामने छाती पीटना। दिस होल विक्टिम कार्ड इज अ वेरी पैलेस्टीनियन कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, तब जाके ये लोग जो ये बातें कर रहे हैं इसराइल के खिलाफ, ये एक्सपोज होंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।